नमस्कार बच्चों, मैं अनिल विश्वकर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल साइंस वाला में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम गाउस नियम के अनुप्रयोग के बारे में बताएंगे आपको। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए गाउस नियम के अनुप्रयोग। देखिए बोर्ड पे हम लिखे हुए हैं गाउस नियम के अनुप्रयोग। तो देखिए बच्चों, गाउस नियम के अनुप्रयोग कई प्रकार के हैं इसमें, जिसमें से पहला अनुप्रयोग क्या है उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए पहला अनुप्रयोग समझते हैं क्या है। यहाँ सबसे पहले आप लिख दीजिए कि गाउस नियम के अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं। जिनमें से पहला अनुप्रयोग लिखिए, ऐसे हेडिंग के रूप में लिख दीजिए, अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसे हेडिंग के रूप में लिखिए। इसी तरह के अनुप्रयोग और हैं, उसको भी बताया जाएगा। हाँ, तो देखिए बच्चों, पहला अनुप्रयोग यही है। इसमें लिखा हुआ है, अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। किसके कारण? सीधे तार के कारण। और तार कैसा रहे? आवेशित रहे और अनंत लंबाई का रहे। तो कुल मिला के अनंत लंबाई का एक सीधा तार लेना है और उसे एक समान रूप से आवेशित करना है, और उसी आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। और ये एक बात और ध्यान रखिएगा कि तीव्रता ज्ञात करते समय गाउस के नियम का प्रयोग जरूर होना चाहिए। गाउस के नियम का प्रयोग होगा तभी तो माना जाएगा कि गाउस का ये अनुप्रयोग है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाएगी। इसके लिए सबसे पहले हम अनंत लंबाई का एक तार लेंगे, सीधा तार, और उसे एक समान रूप से क्या कर देंगे? आवेशित। तो सबसे पहले अनंत लंबाई का एक सीधा तार लिया जाए। अनंत लंबाई का एक सीधा तार लिया जाए। तो चलिए ये मान लिया जाए कि अनंत लंबाई का एक सीधा तार है। अनंत लंबाई का एक सीधा तार है। इस तार का कुछ नाम रख दिया जाए, जैसे यक्स डैश, और यहाँ यक्स लिख दें। तो ये यक्स डैश एक अनंत लंबाई का सीधा तार है। अब इसे आवेशित करना है। तो मान लिया जाए इस तार पर धन आवेश, मान लिया जाए इस तार पर धन आवेश एक समान रूप से वितरित है। देखिए धन आवेश एक समान रूप से वितरित हैं, फैले हुए हैं। तब बताइए तार कैसा हो गया? तार कैसा हो गया? जब इस पे धन आवेश एक समान रूप से फैले हुए हैं तो तार कैसा हो गया? आवेशित हो गया। तो देखिए अनंत लंबाई का एक तार है जो कि सीधा भी है और कैसा है? आवेशित है, धन आवेशित है।
अब इसी तार के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो ये जो अनंत लंबाई का तार है, ये अनंत लंबाई का है। इसे तो हम बस इतना ही बनाए हुए हैं, लेकिन लिखते समय लिख देंगे ना कि x से x डैश अनंत लंबाई का तार है। अच्छा, इस तार के मध्य बिंदु से, मान लिया जाए इस तार का मध्य बिंदु यहाँ पे होगा, तार के मध्य बिंदु से r दूरी पर अर्थात यहाँ मान लिया जाए कोई बिंदु P है, और इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ये P कहाँ है? बिंदु P तार के मध्य बिंदु से r दूरी पे है, और इसी बिंदु P पे हमें तीव्रता ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए क्या करना है, यहाँ हम इसके बारे में थोड़ा पहले लिख दें तब आगे बढ़ा जाए। माना x डैश अनंत लंबाई का एक आवेशित तार है, सीधा तार है, एक आवेशित सीधा तार है। जिस पर धन आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो मानना x डैश अनंत लंबाई का एक आवेशित सीधा तार है जिस पे धन आवेश एक समान रूप से वितरित है। माना इस तार की प्रति एकांक लंबाई का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। रेखीय आवेश घनत्व के बारे में आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया है, वहाँ देख लीजिए। माना इस तार की प्रति एकांक लंबाई का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। माना तार के मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो माना तार के मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी कि यहाँ पे तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करना होगा। यहाँ पे तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें एक गाउसियन पृष्ठ का मतलब एक बंद पृष्ठ की कल्पना करना है। अच्छा, बंद पृष्ठ रहेगा तभी तो वहाँ गाउस का नियम भी लगेगा, क्योंकि गाउस का नियम किसी बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश, पढ़िए नियम ऐसा लिखा हुआ है ना कि किसी बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश कुल आवेश का 1/ε0 गुणाक्षर से निकलता है। तो बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें एक गाउसियन बंद पृष्ठ की कल्पना करना है। तो देखिए, ये आपको याद रखना होगा कि आवेश सीधे तार के लिए गाउसियन पृष्ठ बेलनाकार बनाया जाता है।
सीधे तार के लिए गाउसियन पृष्ठ कैसा बनाया जाता है? बेलनाकार। तो हम लोगों को क्या करना है यहाँ कि r त्रिज्या और l लंबाई के एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करेंगे, उसे ही क्या कहेंगे? गाउसियन पृष्ठ। तो हम क्या कर रहे हैं अब r त्रिज्या और l लंबाई का एक बेलनाकार पृष्ठ बना रहे हैं। तो देखिए एक बेलनाकार पृष्ठ बनाया जाए r त्रिज्या और l लंबाई का। देखिए r त्रिज्या इधर भी होनी चाहिए, तो इतना ही गैप इधर भी ऐसे होना चाहिए ऐसे। तो r त्रिज्या और l लंबाई का एक बेलनाकार पृष्ठ बनाना है। तो बनाया जाए, देखिए ऐसे। और इसे भी ऐसे मिला दें यहाँ। देखिए ये बेलन जैसा लग रहा होगा। तो ये इसकी त्रिज्या कितनी है? r है, और इसकी ऊंचाई लंबाई कितनी है? l लंबाई का बनाया गया है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इसकी कितनी है? l है। इसकी लंबाई कितनी है बेलन की? l। तो चलिए r त्रिज्या और l लंबाई का एक बेलनाकार पृष्ठ बन गया। और ये इस पृष्ठ को हम गाउसियन पृष्ठ कहेंगे। ये बेलनाकार पृष्ठ है, इसी को क्या कहेंगे? गाउसियन पृष्ठ है। ये गाउसियन पृष्ठ है। अच्छा, ये जो गाउसियन पृष्ठ बना है बेलनाकार पृष्ठ, वो बिंदु P से होकर ही गया है। जैसे देखिए ये तार है और बिंदु P यहाँ पे है, यहाँ पे बिंदु P है, यहाँ पे ऐसे है। तो जो बेलनाकार पृष्ठ बनाए हुए हैं वो ऐसे बिंदु P से होते हुए ऐसे गया है। अब देखिए मान लिया जाए कि तार की l लंबाई में यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितने माने हैं? देखिए l, तो मान लिया जाए इस l लंबाई में प्लस q आवेश है। कितना आवेश है? प्लस q आवेश है। l लंबाई में कितना आवेश है? प्लस q आवेश है। तो इसके लिए थोड़ा सा लिख दिया जाए। देखिए माना बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करना है? बिंदु P से जाने वाले r त्रिज्या, बिंदु P से जाने वाले r त्रिज्या व l लंबाई के एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसे गाउसियन पृष्ठ या ऐसा लिख दे, जो गाउसियन पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। जो गाउसियन पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। अच्छा, एक चीज और लिख दें। माना तार की l लंबाई में उपस्थित आवेश कितना है? माना तार की
यल लंबाई में आवेश कितना है, क्यू है। तार की यल लंबाई में आवेश कितना है, क्यू है, इसलिए एकांक लंबाई में आवेश कितना होगा, इसलिए एकांक लंबाई में आवेश कितना होगा, एकांक लंबाई में आवेश बराबर क्यू बटे यल होगा। अब देखिए रेखीय आवेश घनत्व के बारे में पढ़िए। यहाँ रेखीय आवेश घनत्व 2 बार लिख दिया गया है। रेखीय आवेश घनत्व आप पढ़िए, उसमें लिखा है कि एकांक लंबाई में जो आवेश उपस्थित होता है, एकांक लंबाई में जो आवेश उपस्थित होता है उसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो इसे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि एकांक लंबाई में जो आवेश रहता है, एकांक लंबाई में जो आवेश होता है उसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो ये चीज़ हटा के हम क्या लिख सकते हैं, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा लिख सकते हैं। तो लैम्डा बराबर क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई यल, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या क्यू बराबर लैम्डा इंटू यल। इसे समीकरण 1 मान लीजिए, कहीं इसकी आवश्यकता होगी तो लिखेंगे। तो क्यू बराबर लैम्डा इंटू यल। चलिए अब आगे किया जाए। तो देखिए यहाँ लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है, और लैम्डा बराबर होता है क्यू बाई यल। तो चलिए इसे हम मीट दे रहे हैं, लिख लीजिए। हाँ चलिए मीट दे रहे हैं। इस समीकरण 1 को याद रखिएगा, अभी इसकी आवश्यकता कहीं न कहीं पड़ेगी। अब देखिए बच्चों, क्योंकि यल लंबाई का ये जो बेलनाकार पृष्ठ बना हुआ है उसके अंदर आवेश कितना है, क्यू है, उसके अंदर आवेश कितना है, क्यू है। तो बेलनाकार जो पृष्ठ बना है उसके हर पृष्ठ से फ्लक्स निकलेगा, उसके हर पृष्ठ से क्या निकलेगा, फ्लक्स निकलेगा। तो मान लिया जाए कि इस पृष्ठ से ये जो पृष्ठ है, ऊपरी सिरे का जो पृष्ठ है बेलन का, ये जो ऊपरी सिरा है ये वाला, ये देखिए समतल पृष्ठ है। तो मान लिया जाए ये जो ऊपर का समतल पृष्ठ है इससे निकलने वाला फ्लक्स φ1 है, और ये जो नीचे का पृष्ठ है ये वाला, ये भी समतल पृष्ठ है, और इससे निकलने वाला फ्लक्स मान लिया जाए कितना है, φ2 है। और ये जो ऐसे है, देखिए तार बीच में है, वैसे बेलन बना हुआ है ऐसे। तो ऊपर वाला पृष्ठ समतल था, नीचे वाला भी समतल था, लेकिन ये जो ऐसे बना है ये पृष्ठ वक्राकार है। ये पृष्ठ कैसा है, वक्राकार है। तो इस वक्राकार पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स मान लिया जाए φ3 है। तो क्या कीजिए कि φ1 निकालने के लिए ये जो ऊपर वाला पृष्ठ है जो समतल है, इसका एक छोटा सा जगह लिया जाए। इस पर एक छोटा सा जगह ले, ये छोटा सा जगह ले लिए हैं। अब देखिए ये जो छोटा सा जगह लिए हैं, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, क्षेत्रफल सदिश एक सदिश राशि है जिसे वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं। तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगी। तो क्या कीजिए, पेन का पिछला भाग इसी पृष्ठ के ऊपर ऐसे रखिए, क्योंकि ये ऊपरी वाला सिरा ऊपर है ऐसे, और उसी के ऊपर ऐसे रख देंगे तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा देखिए, इधर पेन की नोक है उधर ही मानी जाएगी। तो इस पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा इधर मानी जाएगी, इधर वेक्टर ए की दिशा इधर। ऐसे जो ये नीचे समतल पृष्ठ है इस पर एक छोटा सा जगह ले लें। इस छोटे से जगह के लिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा देखिए, तो चूंकि ये नीचे है ऐसे समतल है और उसी पे एक छोटा सा जगह लिया गया, तो उसी पर हम पेन का पिछला भाग ऐसे रखें
तो देखिए पेन की नोक नीचे की ओर है, मतलब क्षेत्रफल सदिश की दिशा नीचे की ओर होगी, ऐसे वेक्टर ए की दिशा इधर होगी। और देखिए यहाँ ये वक्र पृष्ठ है, ये जो ऐसे चारों तरफ ऐसे घुमा है वो क्या है, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ पर एक छोटा सा जगह ऐसे ले लिया जाए, वक्र पृष्ठ पर एक छोटा सा जगह ऐसे ले लिया जाए, और इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की सदिश की दिशा देखी जाए, तो चूंकि ऐसे है, ऐसे चारों तरफ घुमा है, उसी पे एक छोटा सा जगह लिए हैं इधर, और उसी पर पेन का पिछला भाग ऐसे रखेंगे ऐसे, तो देखिए पेन की नोक उधर है, इसका मतलब इस पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा इस साइड में होगी, इस साइड में होगी ऐसे। अच्छा एक चीज और, क्योंकि तार जो है, तार पे कैसा आवेश है, धन आवेश है, और अगर तार धनावेशित है तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, धनावेश से दूर जाती हुई। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा देखिए धनावेश से दूर जाती हुई मतलब ऐसे होगी, ऐसे धनावेश से दूर जाती हुई मतलब इस दिशा में होगी, ऐसे धनावेश से दूर जाती हुई मतलब ऐसे, धनावेश से दूर जाती हुई मतलब इधर, ऐसे धनावेश से दूर जाती हुई मतलब इधर, ऐसे धनावेश से दूर जाती हुई मतलब इस साइड में, ऐसे धनावेश से दूर जाती हुई मतलब इस साइड में, ऐसे इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, और इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, इधर। तो देखिए यहाँ देखिए ऊपरी वाले पृष्ठ को ध्यान से देखिए, जो समतल पृष्ठ है, यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा इधर है, और इस सूत्र में ई ए देखिए फाई बराबर ई ए कास थीटा में थीटा किसके बीच का कोण होता है, ई और ए के बीच का कोण होता है। यहाँ ध्यान से देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, क्षेत्रफल सदिश ऊपर है, तो इन दोनों के बीच का कोण थीटा का मान कितना होगा, थीटा यहाँ कितना होगा, 90 अंश होगा। कितना होगा, 90 अंश। देखिए विद्युत क्षेत्र इधर है, क्षेत्रफल सदिश ऊपर है, तो दोनों के बीच का कोण कितना बनेगा, 90। यहाँ भी देखिए विद्युत क्षेत्र यहाँ है, विद्युत क्षेत्र उधर है, क्षेत्रफल सदिश नीचे है, तो थीटा बराबर कितना बना, 90 अंश। यहाँ देखिए विद्युत क्षेत्र इधर है, क्षेत्रफल सदिश भी इधर है, देखिए विद्युत क्षेत्र इधर है और क्षेत्रफल सदिश भी इधर है, यहाँ थीटा कितना बनेगा, 0 अंश। यहाँ थीटा 0 अंश बना। तो क्या कीजिए कि अब बेलनाकार ये जो पृष्ठ है, इसके सभी पृष्ठों से, जो समतल पृष्ठ ऊपर और नीचे हैं उससे भी, और जो वक्र पृष्ठ है उससे भी, सभी पृष्ठों से निकलने वाला फ्लक्स निकालिए। तो नीचे लिखा जाए, इसलिए बेलनाकार बंद पृष्ठ से, इसलिए बेलनाकार बंद पृष्ठ से गुजरने वाला या निकलने वाला कुल फ्लक्स, गुजरने वाला कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स फाई बराबर, फाई ई बराबर लिख सकते हैं। तो गुजरने वाला, हर पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। तो चूंकि ऊपर जो पृष्ठ है समतल वाला, उससे निकलने वाला फ्लक्स कितना माने, फाई 1, तो फाई 1 लिखिए, प्लस नीचे जो पृष्ठ है, नीचे वाला जो समतल पृष्ठ है उससे निकलने वाला फ्लक्स कितना माने है, फाई 2, तो फाई 2 लिखिए। और ये जो वक्राकार पृष्ठ है जो ऐसे बना है चारों तरफ, वक्राकार पृष्ठ है, तो उससे निकलने वाला फ्लक्स कितना माने हैं, फाई 3, तो फाई 3 लिखिए। अब वहाँ देखिए सूत्र लिखे हुए हैं, सूत्र लिखिए इन सबका। तो फाई ई बराबर फाई 1 ई ए कास थीटा, सबका सूत्र यही होगा, ई ए कास थीटा और प्लस ई ए कास थीटा। लेकिन सबके लिए कोण अलग अलग है। देखिए
यहाँ φ1 के लिए देखिए कोण कितना है 90, यहाँ 90 अंश लिखिए। और यहाँ φ2 के लिए भी कोण कितना है 90, तो यहाँ भी 90 लिखिए। और यहाँ φ3 के लिए देखिए कोण कितना है 0 अंश, तो यहाँ 0 अंश लिखिए। अब इसे हल कीजिए तो φ बराबर EA cos 90 का मान 0, EA cos 90 का मान 0, EA cos 90 का मान A। तो φ बराबर आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस EA। तो φ बराबर होगा E इंटू A, इतना। अब क्योंकि A क्या है, A क्या है, ये जो बेलनाकार पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल है। ये क्या है, इस बेलनाकार पृष्ठ का क्या है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल। तो बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 2πrl, क्योंकि A बराबर कितना होता है 2πrl, इसलिए φ बराबर होगा E इंटू 2πrl। इसे समीकरण 2 मान लीजिए, इसे समीकरण कितना मान लीजिए 2। तो ये जो क्षेत्रफल है क्या कहते हैं, बेलनाकार बंद पृष्ठ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है। तो सूत्र ये होता है, देखिए सूत्र होता है 2πrh होता है। सूत्र क्या होता है 2πrh। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। और h बेलन की ऊंचाई थी, तो यहाँ बेलन की ऊंचाई कितनी है l, इसीलिए h हटा के वहाँ क्या लिख दिया गया है l। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है 2πrh, और h हटा के क्या लिख दिया गया है यहाँ l लिख दिया गया। तो चलिए समीकरण 2 आ गया। अब आगे देखिए क्या होगा, अब इसे लिख लीजिए तो मीटें, तब आगे बताएं क्या होगा। हाँ तो इसे मीट दे रहे हैं, देखिए समीकरण 2 लिखा हुआ है, इसे नहीं मीटेंगे। अब गाउस के नियम से बेलनाकार बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकालिए। गाउस के नियम से बेलनाकार बंद पृष्ठ, इसी का नाम हम वहाँ गाउसियन पृष्ठ भी लिखे हुए हैं, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स। अब हम लोग फ्लक्स किसके अनुसार निकाल रहे हैं, गाउस के नियम से। तो गाउस का नियम का क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होता है, उस बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना। तो देखिए इस बेलनाकार बंद पृष्ठ के भीतर कुल कितना आवेश है Q, कुल कितना आवेश है Q, तो Q का 1/ε0 गुना। तो बेलनाकार बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स φ बराबर होगा बेलनाकार बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं φ बराबर Q/ε0 गुना। तो ये गाउस के नियम से आया कुल फ्लक्स। अब क्या कीजिए, समीकरण 2 और 3 को देखिए, समीकरण 2 और 3 को देखिए, दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है, दोनों का लेफ्ट साइड देखिए कैसा है, बराबर है। तो दोनों का राइट साइड भी क्या होगा, बराबर।
तो लिखिए समीकरण 2 व समीकरण 3 से 2 व 3 से दोनों का राइट साइड बराबर कर दीजिए, इसका राइट साइड और इसका राइट साइड बराबर कर दीजिए। तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर इसका राइट साइड ई गुणित 2 पाई आर यल। तो चलिए 2 और 3 से ये हो गया। अब इसे हल किया जाए, यहाँ से ई का मान निकालिए, ई का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही ज्ञात करना था। तो ई बराबर लिखेंगे, तो ई का मान निकालेंगे तो 2 पाई आर यल एप्सिलॉन नॉट के बगल आ जाएगा, यानी क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर यल, या ई बराबर होगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर यल होगा, ऐसा। अब समीकरण 1 से देखिए क्या था। समीकरण 1 में क्या था? समीकरण 1 में था लैम्डा बराबर क्यू बाई यल। तो क्यू बराबर कितना आया था? लैम्डा यल। तो क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं? लैम्डा यल। तो क्यू की जगह यहाँ लैम्डा यल लिखिए। समीकरण 1 देख लीजिए, यही है। तो समीकरण 1 से ई बराबर क्या लिख दें? 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह लैम्डा यल, क्यू की जगह क्या लिखें? लैम्डा यल बटे में आर यल है। तो यल से यल कट जाएगा, यल से यल क्या होगा? कट जाएगा। तो बचेगा ई बराबर 1/4 पाई नहीं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बटे में आर। तो सूत्र यही है, आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यही है ना। ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बटे आर। लेकिन देखिए बच्चों, हम लोग अधिकतर कांस्टेंट ये प्रयोग करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट ज़्यादा प्रयोग करते हैं ना। तो यहाँ हम लोग 4 पाई बनाए, 4 बना दें। यहाँ 4 बनाने के लिए 2 का गुणा अंश में, 2 का गुणा हर में कर दीजिए। ये हो जाएगा ई बराबर, हर में गुणा करेंगे तो यहाँ 2 का गुणा कर दीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू अंश में भी करेंगे तो 2 लैम्डा बटे आर हो जाएगा। तो देखिए ये सूत्र बन गया। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बटे आर। तो देखिए कांस्टेंट ये वाला आ गया। ये कांस्टेंट 4 कैसे आया? 2 से ऊपर गुणा 2 से नीचे गुणा करने से आ गया। यही सूत्र है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यही है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बाई आर, या कहिए ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बटे आर। इसे आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों, ये पहला अनुप्रयोग है। तो बच्चों, गाउस के नियम का पहला अनुप्रयोग यही है। अब इसके आगे वाले वीडियो में अगला अनुप्रयोग, आपको दूसरा अनुप्रयोग बताया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।